गरीब बहुएं। सपना के 3 बेटे थे और इस बात का सपना को बहुत ही घमंड था। सपना अपने तीनों बेटों की शादी अपनी मर्जी से करना चाहती थी, इसलिए घर में जब भी कोई मेहमान आता तो सपना उनके सामने बड़ी बड़ी बातें करती। ऐसे ही एक दिन सपना से मिलने उसकी बचपन की दोस्त नीलिमा आती है। अरे नीलिमा, तू तो बड़े दिनों बाद आई है। वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊँ सपना, तुम तो जानती हो ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी माँ को टाइम नहीं मिल पाता। अब देखो ना, अगले महीने मेरे बेटे की शादी है, इसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। क्या अगले महीने तेरे बेटे की शादी है और तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं? वैसे तूने अपने बेटे के लिए कैसी लड़की देखी है? अरे सपना, आजकल माँ बाप को कहाँ मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे खुद ही सब कर लेते हैं। इसका मतलब तेरा बेटा लव मैरिज करने जा रहा है। पर तू तो लव मैरिज के खिलाफ थी, तो तूने अपने बेटे की बात कैसे मानी? अरे क्या करूं यार, मेरा तो एक ही बेटा है और माँ बाप को तो बच्चे के सामने झुकना ही पड़ता है। उसने तो कसम ही खा ली थी, शादी करेगा तो अपनी मर्जी की लड़की से, वरना कुछ भी गलत कर लेगा। अब मैं हूँ, मुझे अपने बच्चे के सामने झुकना पड़ा। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। भगवान का शुक्र है कि मेरे तीनों बेटे मेरी बातों में हैं। मेरे बेटे तो वही करते हैं जो मैं कहती हूँ, और मेरे बेटे की शादी भी मेरी मर्ज़ी से ही होगी। मेरे तीनों बेटे बड़े संस्कारी हैं। मैंने तो सोच भी रखा है, क्योंकि मेरे बड़े बेटे की सरकारी नौकरी है, इसलिए मैं दहेज में 50 लाख लूँगी। दूसरा बेटा मेरा बिजनेस कर रहा है पर अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए 40 लाख। और सबसे छोटा वाला बेटा तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो अपने बेटे की शादी में ज़्यादा दहेज नहीं लूँगी, बस 30 लाख भी चल जाएगा। वाह सपना, तेरे तो मज़े ही है। तूने तो अपने तीनों बेटों का सही नाम रखा है, 50, 40, 30 लाख। अब नीलिमा सपना को शादी का कार्ड देकर चली जाती है और सपना बड़े ही गुरूर के साथ अपने कमरे में जाकर आराम करती है। पर इस बात से बेखबर सपना के तीनों बेटे लव मैरिज करना चाहते थे। तीनों अपनी माँ की इस हरकत से परेशान हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं। माँ ने तो ठान रखी है कि वो हमारी शादी अपनी मर्जी की लड़कियों से ही करवाएगी, पर मुझे तो लव मैरिज ही करनी है। भैया, करनी तो मुझे भी लव मैरिज ही है। माँ का हर बार की तरह रोना निकलता है। मैंने अकेले तुम्हें पाला है, तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर चले गए, तुम ही मेरा सहारा हो। अब बताओ, माँ हमें इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करेगी तो हम कैसे अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करेंगे? तीनों भाइयों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिवाकर देखता है कि उसकी माँ अपने पड़ोसियों के सामने अपने बेटों की तारीफ कर रही थी और दावा कर रही थी कि उसके तीनों बेटे अरेंज मैरिज ही करेंगे। ये खबर सुनने के बाद तो मानो जैसे दिवाकर का सर ही घूमने लगता है और वो अपने छोटे भाई से कहता है, अनिल, अब हमें ही कुछ करना होगा। माँ ने तो कसम खा रखी है कि वो अपनी मर्जी की लड़कियों से ही हमारी शादी करवाएंगी और मोटा दहेज भी लेंगी, पर हमें तो लव मैरिज करनी है और इसके लिए भैया की शादी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या सोच रहे हो भैया? मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना माँ को बेवकूफ़ बनाया जाए और भैया जिस लड़की से प्यार करते हैं उनकी शादी उसी से करा दी जाए। अब दोनों भाई बड़ी चालाकी के साथ अपनी माँ से अपने भाई की शादी की बात करते हैं। जैसे तैसे सपना भी मान जाती है। अब बहुत जल्द सपना अजय के लिए लड़की देखने लगती है, पर तीनों भाई सारी लड़कियों को नापसंद कर देते हैं और खुशी नाम की लड़की को पसंद करते हैं। पर सपना को खुशी पसंद नहीं थी, क्योंकि खुशी एक गरीब घर से थी और उसका परिवार 50 लाख दहेज नहीं दे सकता था। अरे तुम तीनों भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अजय बेटा, तेरी सरकारी नौकरी है, तू पूरी जिंदगी बैठ कर खाएगा। अब बता, जो लड़की तुझसे शादी करेगी उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी ना। इसलिए तू ऐसी लड़की से शादी कर जो हमें दहेज दे सके। ये लड़की तो गरीब घर से है बेटा। पर माँ, मुझे यही लड़की पसंद है और मुझे इसी से शादी करनी है। बाकी आप देख लो, अगर आपने मेरी इससे शादी नहीं करी तो फिर मैं किसी से नहीं करूँगा। अब जैसे तैसे दिवाकर और अनिल अपने बड़े भाई की शादी करवा देते हैं और बाद में अपनी माँ को बताते हैं कि भाई की तो लव मैरिज हुई है। इसके बाद वे दोनों भी लव मैरिज करने की ठान लेते हैं। जब भैया लव मैरिज कर सकते हैं
तो हम दोनों क्यों नहीं? अब मान भी जाओ ना माँ, तुम्हें अच्छी बहू मिलेगी। हमारी बात का विश्वास करो माँ, आपकी तीनों बहू आपकी बहुत सेवा करेगी और हमने आपके लिए पहले से ही बहुत देख रखी है। बेकार में ही आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अरे नालायको, जब लड़की देख रहे थे तो थोड़ा पैसा भी देख लेते ना। लड़की भी पसंद करी तो गरीब घर की। मेरे कितने बड़े बड़े सपने थे कि मेरे घर में अमीर घर की लड़की आएगी। अब तो लग रहा है मुझे गरीब बहुओं को ही झेलना पड़ेगा। सपना के ना करने के बाद भी उसके तीनों बेटे लव मैरिज कर लेते हैं, अपनी बीवी के साथ घर आ जाते हैं। अपनी तीनों गरीब बहुओं को देखकर सपना को तीनों बेटों पर बहुत गुस्सा आता है और वही गुस्सा वो अपनी मासूम तीनों बहुएं खुशी, अनन्या और भारती पर निकालती। ऐसे ही एक दिन, हाँ हाँ, खा लो जितना खाना है। तुम तीनों को आज से पहले इतने अच्छे अच्छे पकवान तो मिले नहीं होंगे। अरे तुमने देखे भी नहीं होंगे। आखिर तुम जैसे गरीबों के घर में इतना अच्छा खाना बनता कहाँ है? माफ़ करना, छोटा मुंह बड़ी बात। ये खाना भी हमने ही बनाया है। अगर हमें खाना बनाना आता है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये खाना हमने खाया भी है। इसीलिए मुझे अपने घर में गरीब बहुएं नहीं चाहिए थी। गरीब घर की लड़कियां अपनी औकात से बढ़कर बोलती हैं। इतना बोलकर सपना खाने पर से उठकर चली जाती है। अपनी सास का गुस्सा देखकर खुशी को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी भूल सुधारने के लिए अपनी देवरानी अनन्या के साथ अपनी सास के लिए खाना लेकर उनके कमरे में जाती है। माँ जी, दीदी को माफ़ कर दीजिए ना, उन्होंने आपसे इस तरह बात की। अब से दीदी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। वो आपके लिए खाना लेकर आई हैं, प्लीज़ खाने का अनादर मत कीजिए। बहू, अगर तुम तीनों में इतनी ही समझ होती ना तो तुम अपनी ज़बान पर लगाम लगा लेती। ले जाओ अपना खाना, मुझे नहीं खाना। माँ जी, आपकी नाराज़गी तो मुझसे है, फिर आप अपनी ये नाराज़गी खाने पर क्यों निकाल रही हैं? मुझे माफ़ कर दीजिए, खाना खा लीजिए। खुशी के समझाने पर भी सपना की नाराज़गी ख़त्म नहीं होती और सपना खुशी के हाथ से खाना लेकर फेंक देती है और अपनी दोनों बहुओं को अपने कमरे से धक्के मार कर निकाल देती है। अपने लिए अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर खुशी रोने लगती है। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही है? क्या माँ जी ने फिर कुछ कहा? भारती, माँ जी ने खाना फेंक दिया और दीदी को माफ़ भी नहीं किया, इसलिए दीदी इतनी दुखी है। बेचारी खुशी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और ये सब कुछ देखकर बेचारी अनन्या और भारती चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। वहीं दूसरी ओर सपना का गुस्सा अब भी कम नहीं होता। सपना की तीनों बहुएं हार नहीं मानती। वो इसी तरह से रोज़ कोशिश करती अपनी सास का दिल जीतने की, पर ऐसा नहीं हो पाता। ऐसे ही एक दिन सपना के घर उसकी दोस्त नीलम आती है। माफ़ कीजिएगा आंटी जी, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको किससे मिलना है? बेटा, मैं सपना की बचपन की दोस्त हूँ। अच्छा, तुम कौन हो? मैं इस घर की सबसे छोटी बहू भारती। क्या तुम सपना की सबसे छोटी बहू हो? 1 साल के अंदर में सपना ने अपने तीनों बेटों की शादी कर दी और मुझे खबर भी नहीं दी। अब बताती हूँ मैं उसे। जा बेटा, जाकर अपनी सास को बुला, कहना नीलिमा आई है, देखना कैसे भागती हुई आएगी तुम्हारी सास। नीलिमा के कहने पर भारती अपनी सास को बुलाने जाती है, पर जैसे ही सपना को पता चलता है कि नीलिमा आई है तो वो भारती से कहती है, ये चुड़ैल आज फिर अचानक यहाँ आई है। बहू, जाकर इस औरत से कह दे कि तेरी सास घर में नहीं है। पर माँ जी, मैंने तो उनसे कह दिया था कि आप कमरे में आराम कर रही हैं, और वैसे भी वो आपकी बचपन की दोस्त हैं, आपसे मिलने के लिए कितनी दूर से आई हैं। एक बार तो आप उनसे मिल ही सकती है ना। मुझे अपनी दोस्त से मिलने में कोई ऐतराज़ नहीं है, पर तुम तीनों ने मुझे किसी से मिलने लायक नहीं छोड़ा। मेरे तीनों बेटों ने मेरी नाक कटवा दी। अब क्या मुंह लेकर जाऊंगी मैं अपनी दोस्त के सामने? सपना भारती पर नाराज़ हो ही रही होती है कि तभी वहाँ नीलिमा आ जाती है और वो सपना की सारी बातें सुन लेती है। अरे सपना, तू बहू रानियों पर क्यों गुस्सा निकाल रही है? और क्या हुआ अगर तेरी बहू दहेज लेकर नहीं आई? तेरा बेटा तो अभी भी 50 लाख, 40 लाख और 30 लाख का ही है। वो बात अलग है कि दहेज में 50 लाख तो क्या, तुझे 50,000 भी नहीं मिले। अपनी उम्र का ख्याल रख ले। बूढ़ी होने आई है, पर अब तक तुझे अकल नहीं आई कि किसी के घर में जाते हैं तो इस तरह तांका झाकी नहीं करते। अरे क्या करूँ सपना, आदत से मजबूर जो हूँ। देख, तू तो अपनी दोस्त को जानती है ना,
वैसे मैं यहाँ तुझे इनवाइट करने आई थी। मेरी बहू ने बेटे को जन्म दिया है। तेरे घर में दहेज तो ना आ सका। भगवान करे लक्ष्मी के रूप में बेटी ही आ जाए कोई। तू मुझे यहाँ बद्दुआ देने आई है, मेरा मजाक उड़ाने आई है? अरे मैं तो बस तुझे समझाने आई हूँ कि दूसरों से मिले दहेज या पैसे से कुछ नहीं होता। हमारी किस्मत में जो भगवान ने लिखा होता है वही होता है। अगर तेरे घर में लक्ष्मी आनी होगी तो आ ही जाएगी। वैसे परसों ना मेरे घर में पार्टी है, मेरे पोते के होने की खुशी में। अपनी तीनों बहू के साथ याद से आना। नीलिमा सपना का मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है, पर जाने से पहले सपना को कुछ समझाती है। पर सपना है जिसकी आंखों पर गुस्से की पट्टी बंधी हुई थी। वो किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं देती और अपने गुस्से में अंधी रहती है। अब इसी तरह से समय बीतता है, पर अब भी सपना की कोई भी बहू सपना के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाती। ऐसे ही एक दिन सपना बाजार से सब्जी लेकर घर जा रही होती है। तभी मोहल्ले की एक औरत सपना को रोक लेती है और उससे कहती है, सपना बहन, तुम बिल्कुल सही कहती थी। तुम्हारे तीनों बेटे तो बहुत ही संस्कारी है। देखो कैसे उन्होंने अपनी मर्जी की लड़कियों से शादी कर ली और तुम तो ऐसी ही रह गई हाथ मलते। अगर मेरे बेटों ने अपनी मर्जी से शादी करी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी नहीं सुनते। अब भी मेरे बेटे मेरी ही सुनते हैं। और मुझसे कहने से पहले तुम अपनी बेटी को देखो, जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ गई थी। बेटे तो ऐसा काम कर सकते हैं, पर क्या बेटियों को ये शोभा देता है? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आज भी तुम दूसरों पर ही उंगली उठाना जानती हो सपना बहन। अरे बहन, तुम छोड़ो ना उसे। तुम तो जानती हो ना, उसके घर में एक बहू 50 लाख, दूसरी बहू 40 लाख और तीसरी बहू 30 लाख दहेज लेकर आई है। अब तो सपना के ठाठ बाट अलग ही है। लगता है बहू दहेज का कुछ ज़्यादा ही सामान ले आई है, तभी तो सपना बहन के पंख निकल आए हैं। लगता है सपना बहन के सपने पूरे हो गए। क्यों बहन? अब सपना जहाँ भी जाती आसपास के लोग उसका मजाक बनाते और वो इसका गुस्सा अपनी बहुओं पर जाकर निकालती। खुशी, अनन्या, भारती, कहाँ मर गई तीनों? तीनों के तीनों अभी के अभी मेरे सामने आओ। जी माँ जी, आपने हमें याद किया, बताइए क्या बात है? माँ जी, हमसे क्या कोई गलती हो गई है जो आप इतनी नाराज़ हैं? गलती तो हुई है तुम तीनों से, इस घर की बहू बनकर मेरे बेटे से शादी करके। अगर तुम तीनों अपनी गलतियां सुधारना चाहती हो तो मैं जितना बोलूं उतना दहेज लेकर आओ। क्या दहेज? पर माँ जी आप तो जानती है कि हम कितने गरीब हैं, हमारे घर वाले दहेज कहाँ से दे पाएंगे? अगर तुम तीनों चाहती हो कि मैं तुम्हें बहू के रूप में अपना लूं तो तुम तीनों को दहेज तो लेकर आना ही होगा, ताकि मैं दुनिया वालों का मुंह बंद कर सकूं। बड़ी बहू, तुझे 50 लाख, अनन्या तुझे अपने मायके वालों से 40 लाख मांगने हैं, और भारती बहुत ज़्यादा गरीब है इसलिए तू सिर्फ 30 लाख लाना। और दूसरी बात, मेरे बेटों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। माँ जी ये रकम बहुत बड़ी है, मेरे माँ बाप इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएंगे। अगर तुम्हारे माँ बाप इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते तो निकल जाओ मेरे घर से। तुम तीनों को मेरे बेटों को फंसाने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें क्या लगा कि तुम तीनों गरीब घर की लड़कियां इतने बड़े घर की बहू बनकर आ जाओगी और मैं तुम्हें प्रसन्नता से स्वीकार कर लूँगी? ऐसा कभी नहीं होगा। अब सपना अपनी तीनों बहुओं के सामने शर्त रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। सपना की तीनों बहुएं परेशान हो जाती है और वो तीनों ये बात अपने पति को भी नहीं बता सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब तक सपना की कोई भी बहू दहेज की रकम नहीं जोड़ पाती। ऐसे ही एक दिन, मैंने तुम्हें समय नहीं दिया तो तुम तीनों सोच रही हो कि तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। पर तुम तीनों को एक बात बता दूं, 10 दिनों के अंदर मुझे दहेज की रकम चाहिए। माँ जी ऐसा मत कीजिए, हम आपकी गुलाम बनकर रहेंगे। आप जो कहेंगी हम तीनों वही करेंगे। बस हमें घर जाने के लिए मत कहिए, हम इतने अमीर नहीं हैं जो दहेज दे सके। हम पर थोड़ी तरस खाइए माँ जी। जिनकी वजह से मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं, मैं अपनी उन तीनों बहुओं पर तरस खाऊं? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? सपना अपनी तीनों बहुओं को दहेज के लिए परेशान कर रही थी। सपना की तीनों बहुएं अब हर समय टेंशन में रहने लगी। ऐसे ही एक दिन अनिल अपनी बीवी से कहता है, क्या हुआ भारती,
मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान हो। माँ नहीं मान रही, इसलिए तुम अभी तक इतनी ज़्यादा परेशान हो। हाँ, यही सोच रही हूँ कि माँ जी हम तीनों को कब अपनाएंगी, अपनाएगी भी या नहीं। कभी कभी तो ये सोचती हूँ कि हमें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अनिल के इतना पूछने पर भारती चुप हो जाती है और बात को घुमाने की कोशिश करती है, पर अनिल समझ जाता है कि घर में कुछ ऐसा चल रहा है जो अनिल और उसके भाइयों को पता नहीं। अब अनिल इस बारे में अपने दोनों भाइयों से बात करता है और वो तीनों अपनी माँ पर नज़र रखते हैं। देखते देखते 8 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब तीनों भाई ऑफिस के लिए घर से निकल जाते हैं तो उनके जाते ही सपना एक बार फिर अपनी तीनों बहुओं को परेशान करती है। अब सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। अगर इन 2 दिनों में दहेज लेकर नहीं आई तो तुम्हें मेरे बेटों को तलाक देना होगा और इस घर को भी छोड़ना होगा, समझी? पर माँ, हम अपनी बीवियों को तलाक नहीं देंगे, और अगर हमारी बीवियों ने ये घर छोड़ा तो हम भी ये घर छोड़ देंगे। अजय बेटा, तुम तीनों भाई तो ऑफिस चले गए थे ना? हम बस ऑफिस जाने का नाटक कर रहे थे माँ। हमें पता चल चुका था कि घर में कुछ ऐसा चल रहा है जो सही नहीं है, और आज हमने अपनी आंखों से देख भी लिया। माँ, आप हमारी बीवी को इसलिए परेशान कर रही हो क्योंकि ये तीनों गरीब हैं, ये तीनों दहेज ना ला सकी, और आपकी जान पहचान वाले लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। पर माँ, हमारी भी एक बात सुन लीजिए, गलती भी आप ही की है। आप ही हर जगह ढिंढोरा पीटती थी और अमीर होने का घमंड दिखाती थी। आपको तो बस भगवान ने आपके किए की सज़ा दी है। अगर आप चाहती हो कि आप अपने बेटों के साथ पहले की तरह खुश रहे तो आपको हमारी बीवियों को भी अपनाना होगा। सपना के तीनों बेटे सपना को समझाते हैं, पर अब भी सपना नहीं मानती, जिसके बाद सपना के तीनों बेटे अपनी माँ को सुधारने के लिए घर छोड़कर जाने लगते हैं। अपने बेटों को खुद से दूर जाता देख सपना ना चाहकर भी अपनी तीनों बहुओं को अपना लेती है, पर अब भी सपना अपनी तीनों बहुओं से उखड़ी उखड़ी रहती है।